कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि राजकुमारी जिंजू ने अपनी प्रजा पर खौफ बनाए रखने के लिए एक क्रूर सजा बनाई है। जो भी राजकुमारी तक पहुँचने की कोशिश करेगा उसे एक भयानक श्राप मिलेगा। उस इंसान के कंधे पर एक निशान बन जाएगा और जो भी इस श्राप से ग्रस्त होगा वो अपनी जिंदगी के 40 साल भी पूरे नहीं कर पाएगा। 40 साल पूरे करने से पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये श्राप उस इंसान की आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। इसीलिए श्रापित व्यक्ति सिर्फ दो ही चीजों की तलाश में रहता है, ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉम और म्यू चैन ऑर्म, क्योंकि इन दोनों चीजों के कांटेक्ट में आने पर वो इंसान श्राप से मुक्त हो सकता है। यहाँ से कहानी हजारों साल आगे यानी कि प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ एक प्रोफेसर ड्रैगन बोन पर लिखी हुई कुछ पहेलियां सुलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो म्यू चैन ऑर्म तक पहुंच सके। यहीं पर हम ह्यूबेई नाम के एक लड़के को भी देखते हैं। इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि ये लोग म्यू चैन ऑर्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काफी छानबीन करने के बाद भी प्रोफेसर 8 में से सिर्फ 5 पहेलियां ही सुलझा पाया था। वो ह्यूबेई को बताता है कि बाकी की 3 पहेलियां कोई मास्टर ही सुलझा सकता है। आगे हम एक एंटिक शॉप का सीन देखते हैं। यहाँ गोल्ड टूथ और फैटी नाम के 2 लड़के अपने पास ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉम होने का दावा करते हैं, इसलिए सामने बैठे लोग उस बेशकीमती खजाने को बेचने की बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ के ऑनर मिस्टर जो की एंट्री होती है। वो बताते हैं कि ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉम बेचने की चीज नहीं है, ये जिंदगियां बचाने के लिए है। कुछ समय पहले कुछ नौजवान ड्रैगन बोन सेलेस्टियल टॉम की तलाश में गए थे क्योंकि उनका एक दोस्त इस शराब से ग्रस्त था। सफर के दौरान उनका सामना आदमखोर मकड़ियों और लाल आंखों वाले भेड़ियों से हुआ। हालांकि उन्होंने ड्रैगन बोन तो हासिल कर लिया था, लेकिन बदले में उन्हें भी वही भयानक श्राप लग गया। एक्चुअल में जो लोग ड्रैगन बोन की तलाश में गए थे उनमें मिस्टर जो की बेटी लिंगलोंग, गोल्ड टूथ, फैटी, प्रोफेसर सन, ह्यूबेई और उसकी गर्लफ्रेंड यांग शामिल थे। इसीलिए ह्यूबेई म्यू चैन ऑर्म को ढूंढने में लगा था। आगे ह्यूबेई और प्रोफेसर को पता लगता है कि चैन नाम का एक आदमी कुछ साल पहले म्यू चैन ऑर्म को ढूंढने के लिए गया था। 30 साल पहले वो लोगों के एक ग्रुप को यूनान के शियांग वांग मकाबरा तक ले गया था, लेकिन वो अकेला ही वापस लौटने में कामयाब हो पाया। किसी हादसे की वजह से वो पागल हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इसके बाद ह्यूबेई प्रोफेसर और यांग के साथ पागल खाने पहुंचता है क्योंकि चैन को इसी हॉस्पिटल में रखा गया था। जब ह्यूबेई उस आदमी से पूछताछ करने लगता है तब चैन यांग की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इस लड़की से बात करूंगा। हालांकि चैन सच में अंधा था, लेकिन अपनी बाकी सेंसेस के इस्तेमाल करके वो अपने आसपास के लोगों का पता लगा लेता था। इसके बाद यांग उससे बची हुई पहेलियों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन चैन यांग की बातों को इग्नोर करके उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन यांग के बार बार पूछने पर चैन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम उन पहाड़ियों को कभी पार नहीं कर पाओगी। ये कहने के बाद चैन फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है। जब यांग फिर से गुस्सा होकर उस आदमी से पूछताछ करने लगती है तब चैन उसे अपनी भयानक आंखें दिखाकर यहाँ से वापस लौट जाने को कहता है। हालांकि उन्हें चैन से ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन ह्यूबेई और उसके साथी शियान वांग मकाबरा पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि चैन 30 साल पहले उसी मकाबरा से घायल होकर लौटा था। इसके बाद ह्यूबेई और उसके साथी म्यू चैन ऑर्म की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ये लोग एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। रात के वक्त इन्हें गार्डन में कुछ फायर फ्लाइज दिखाई देते हैं। होटल के ऑनर की बेटी कॉन क्यू इन्हें बताती है कि अगर तुमने किसी भी फायर फ्लाई को छुआ तो वो जलकर मर जाएगा। इसके बाद वो एक कांच की बोतल खोलते हुए कहती है कि ये इन फायर फ्लाइज का किंग है। इसकी खुशबू का पता लगते ही सभी फायर फ्लाइज इसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इनका किंग कभी जल गया तो बाकी की फायर फ्लाइज भी खुद ब खुद इसके पास आकर जल जाएंगे, क्योंकि ये कुत्तों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। जैसे ही वो कांच की बोतल खोलती है वहां पर मौजूद सभी फायर फ्लाइज किंग के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ इन्हें एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। शियान वांग मकाबरा तक पहुंचने के लिए इन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन पार करना था, इसलिए कॉन क्यू अगले दिन इन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता बताती है। जब ये लोग किश्तियों में बैठकर निकल रहे थे तब कॉन क्यू इन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि रात के वक्त घाटी में जहरीली गैस फैल जाती है। सुना है घाटी में एक आइलैंड है जो हवा में ऊंचा तैरता है, अगर वो मिल जाए तो रात गुजारने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। इसके बाद ये लोग एक गुफा से होकर गुजरते हैं। यहाँ फैटी लिंगलोंग को कांच की वही बोतल दिखाता है जिसमें फायर फ्लाइज का किंग कैद था। लिंगलोंग के गुस्सा होने पर
पर वो बताता है कि मैंने इसे चुराया नहीं है, बस कुछ दिन इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, वापस लौटते वक्त मैं इसे लौटा दूंगा। कुछ देर बाद गोल्ड टूथ झील में से एक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे काट लेती है, जिस वजह से खून की कुछ बूंदें इनकी बोट पर गिर चुकी थी। यांग बताती है कि ये वाइपर मछलियां हैं, अगर एक बार इन्हें खून की गंध आ गई तो ये काफी वायलेंट हो जाएंगी। जैसा कि यांग ने बताया था, बोट पर लगे खून की वजह से वो वाइपर मछलियां इन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। हालांकि ये लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते काफी सारी मछलियां इन पर हमला करने लगती हैं। इसीलिए प्रोफेसर और गोल्ड टूथ अपनी फायर गन से उन मछलियों को रोकने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से ये लोग उन भयानक मछलियों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद पानी के तेज बहाव की वजह से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और ये लोग दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। हम ह्यूबेई, यांग और गोल्ड टूथ को एक झरने से नीचे गिरता हुआ देखते हैं। ये लोग शियान वांग मकाबरा के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। इसी तरह से दूसरा ग्रुप भी उसी जगह के दूसरी तरफ अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर को यहाँ कुछ लाशें दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक विशालकाय लिजर्ड ह्यूबेई और उसके साथियों पर हमला करती है। इसी तरह से प्रोफेसर के ग्रुप का सामना भी एक बड़ी लिजर्ड से होता है। प्रोफेसर उस लिजर्ड से बचते हुए एक फ्लेयर गन चलाकर दूसरे ग्रुप को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। इसके बाद यांग और ह्यूबेई बड़ी ही चालाकी से उन दोनों लिजर्ड की टक्कर करा देते हैं, लेकिन अभी भी उन लिजर्ड्स ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए ये लोग अपने आप को बचाने के लिए घाटी में कूद जाते हैं, लेकिन घाटी में कूदने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ तो उस तरह के हजारों लिजर्ड्स मौजूद थे। क्योंकि वो लिजर्ड सोए हुए थे, इसलिए ये लोग छिपकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ इन्हें समझ आता है कि बिजली के शोर की वजह से ये लिजर्ड्स डरकर उसी जगह बैठ जाते हैं, इसलिए ये लोग चमकती बिजली का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बिजली चमकती थी तो ये लोग कुछ दूरी तय करते थे। यहाँ ह्यूबेई अपने साथियों को बताता है कि सूरज ढलने में कुछ ही टाइम बचा है, रात होते ही यहाँ जहरीली गैस फैल जाएगी, हमें समय रहते ही यहाँ से निकलना होगा। भागते वक्त ही प्रोफेसर एक लिजर्ड के हमले की वजह से पेड़ की टहनियों में फंस जाता है, लेकिन यांग और ह्यूबेई शोर मचाकर उन लिजर्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और बड़ी ही चालाकी से प्रोफेसर की जान बचाने में ये दोनों कामयाब हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद ही इन्हें हवा में तैरता हुआ एक आइलैंड दिखाई देता है और किसी तरह से ये लोग आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पहुंचकर प्रोफेसर बताता है कि इसके इर्द गिर्द जो चट्टानें हैं वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, क्योंकि इस आइलैंड में भी बहुत सारा मैग्नेट है, इसलिए हवा में है। आगे ह्यूबेई की बातों से हमें पता लगता है कि इस आइलैंड पर एक ही दिन में सभी सीजन्स देखने को मिलते हैं। इस आइलैंड पर पहुंचकर ये लोग धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करने लगते हैं। रात के समय जब बाकी लोग तालाब में नहा रहे थे, तब प्रोफेसर ह्यूबेई को बताता है कि मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर था कि सभी लोग म्यू चैन ऑर्म को हासिल करने से पहले ही मारे जाएंगे। लेकिन ह्यूबेई की बातों से उसे समझ आता है कि ह्यूबेई अपना फैसला नहीं बदलेगा। इसके बाद ह्यूबेई भी बाकी लोगों के साथ एंजॉय करने लगता है। अगली सुबह ये लोग फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मकाबरा की तरफ बढ़ते वक्त ही इनका सामना एक विशालकाय केकड़े के साथ होता है। प्रोफेसर बताता है कि ये हमर केकड़ा है जो कभी नहीं मरता, इसे दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि इसका नर्व सिस्टम इसके शरीर से अलग है। कितनी भी चोट लगे, झील में वापस जाते ही इसकी बॉडी हील हो जाती है। जब केकड़ा उनकी तरफ बढ़ता है तब सभी लोग मिलकर उस पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन काफी वार करने के बावजूद भी वो लोग उसे नहीं रोक पाते। इसके बाद गोल्ड टूथ और प्रोफेसर एक मोटी रस्सी से केकड़े को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वो केकड़ा उनकी कैद से आजाद होकर लिंगलोंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसी केकड़े से बचने के चक्कर में लिंगलोंग जब काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है, तब फैटी आगे बढ़कर उसकी जान बचा लेता है। जब फैटी का ध्यान लिंगलोंग की तरफ था, तब वो केकड़ा अचानक से फैटी पर वार करता है। इस बार लिंगलोंग फैटी को बचाने के लिए उनके बीच आ जाती है और केकड़े के हमले के कारण ये दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। फैटी के पूछने पर लिंगलोंग कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसे काफी चोट आई थी। इसके बाद वो लोग बड़ी ही चालाकी से केकड़े को रस्सी में फंसाकर उसके ऊपर अपने पास पड़े कुछ बॉम्ब से अटैक करते हैं, जिस वजह से वो केकड़ा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन ये लोग उस केकड़े को वापस से उस झील में जाने से नहीं रोक पाते। इन्हें इस बात का पता था कि झील से लौटने के बाद वो केकड़ा पूरी तरह से ठीक होकर फिर से इन पर हमला करेगा, इसलिए ह्यूबेई बिना टाइम वेस्ट किए ही उस केकड़े के साथ पानी में कूद जाता है और अपने हाथ पर एक कट लगाकर अपना खून केकड़े की बॉडी पर लगा देता है। खून की स्मेल आते ही वाइपर मछलियां उनकी तरफ आने लगती हैं, लेकिन समय रहते ही ह्यूबेई अपने दोस्तों की मदद
से उस झील से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि अब तक वाइपर मछलियों ने केकड़े की बॉडी को खाना शुरू कर दिया था। केकड़े का खात्मा करने के बाद जब ये लोग राहत की सांस ले रहे थे तभी लिंगलोंग अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। जब सभी लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि केकड़े के हमले के कारण लिंगलोंग को एक गहरी चोट आई थी और उन्हीं के सामने लिंगलोंग अपना दम तोड़ देती है। इस घटना के बाद सभी लोग अंदर से टूट चुके थे। प्रोफेसर यहाँ भी सभी लोगों को वापस लौटने की सलाह देता है और वोटिंग के जरिए ये फैसला हो जाता है कि अब सभी लोगों को वापस लौटना चाहिए। लेकिन ह्यूबाई अभी भी इस जर्नी को कंटिन्यू करने की सोच रहा था। वो अपने कंधे पर बना निशान दिखाते हुए कहता है कि मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने ये शराब बनाया। मुझे उससे बात करनी है, ये शराब हटाने को कहना है और कुछ नहीं। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं किसी भी सेकंड मर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। ये कहते हुए जब वो यहाँ से जाने लगता है तो बाकी के साथी भी उसका जोश देखकर इस जर्नी को कंटिन्यू करने का फैसला लेते हैं। लेकिन प्रोफेसर यहाँ से लौटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आगे बढ़ने पर एक पहाड़ की चोटी पर ही इन्हें शियोन वोंग मकाबरा दिखाई देता है। अंदर एंटर करते ही इन्हें वो ओर्म भी नजर आ जाता है। इससे पहले वो लोग ओर्म को हासिल कर पाते तभी अजीब से दिखने वाले काफी सारे केकड़े इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो केकड़े इन पर हमला करना शुरू करते हैं। अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय ह्यूबाई केकड़ों से लड़ता हुआ म्यू चैन ओर्म को उठा लेता है। उस ओर्म को हाथ में उठाते ही यहाँ लगी घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। उनकी आवाज सुनकर ये केकड़े भी यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ही इनके सामने बना बड़ा सा स्टैचू टूटने लगता है और उसमें से एक विशालकाय सांप निकलकर इनके सामने आता है। उसका साइज और भयानक रूप देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें समझ आता है कि रानी ने मरने से पहले उस ओर्म को संभालने की जिम्मेवारी अपने पालतू सांप को दे दी थी। उसी ओर्म की ताकत की वजह से ये सांप इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका था। काफी सालों से ये सांप पहाड़ों के अंदर ही गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन ओर्म को चुराने की वजह से ये सांप जाग चुका था। ह्यूबाई और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो सांप उनके सामने आ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो सांप उनसे ओर्म को वापस रखवाने के लिए कह रहा हो। लेकिन ह्यूबाई और उसके साथी भी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहते थे, इसलिए वो सांप पर हमला करना शुरू करते हैं। जिसके बाद वो सांप भी काफी गुस्से में इन पर हमला करने लगता है। जब ये लोग सांप के हमलों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे तभी फैटी के बैग में से वो कांच की बोतल नीचे गिरती है जो उसने कॉन क्यू से चुराई थी। इसके बाद हम सभी फायरफ्लाइज को उनके किंग की तरफ आता हुआ देखते हैं। काफी जल्दी वो फायरफ्लाइज झील और घाटी से होते हुए अपने किंग तक पहुंचने लगती हैं। यहाँ ह्यूबाई को आइडिया आता है कि अगर किसी तरह से हमने इस किंग फ्लाई को सांप के पास ले जाकर जला दिया तो बाकी की फायरफ्लाइज भी इसके पास आकर जल जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये सांप मर सकता है। जब ह्यूबाई वो बोतल लेकर सांप की तरफ बढ़ता है तो सांप के अचानक हमले की वजह से ह्यूबाई दूर जाकर गिरता है और वो बोतल भी पूरी तरह से टूट जाती है। बोतल टूटने के बाद वो किंग फ्लाई आजाद होकर हवा में उड़ने लगता है। तभी कोई आदमी उस किंग को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जो अपने डर को जीतकर वापस लौट आता है। प्रोफेसर के पकड़ते ही उस किंग के साथ साथ प्रोफेसर का हाथ भी जलने लगा था। यहाँ प्रोफेसर बोलता है, तुम लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और ये कहते हुए प्रोफेसर उस फ्लाई किंग के साथ ही सांप के मुंह में छलांग लगा देता है। अपने किंग का पीछा करते हुए काफी सारे फायर फ्लाइज भी सांप के पेट में जाने लगते हैं और कुछ ही देर में इतने सारे फायर फ्लाइज के जलने की वजह से वो सांप मारा जाता है। विशालकाय सांप की बॉडी गिरने की वजह से वो पूरा मकाबरा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन समय रहते ह्यूबाई और उसके साथी झील में कूद जाते हैं। आगे हम इन्हें लिंगलोंग की लाश को अपने साथ वापस ले जाते हुए देखते हैं। घर पहुंचकर ये लोग सबसे पहले अपने मरे हुए दोस्तों को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर ड्रैगन बोन, सेलेस्टियल टॉम और म्यू चैन ओर्म को एक साथ मिलाते हैं, जिस वजह से ओर्म हवा में उड़ने लगता है और ड्रैगन बोन भी चमकने लगता है। मूवी के एंड में हम एक भेड़िए को दूर कहीं पहाड़ियों में चलता हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है।